दूंगा। तो एक मिनट रुको, तो दूसरे तरीके से करते हैं। दोबारा से देखो भाई, ये कह रहा है कि एक कार का मास m है और उस कार को आप पुश करते हो फोर्स F के साथ। एक कार है, उसका मास m है, उसका फोर्स A के साथ मूव करते हो तो कार का एक्सलेशन A आता है। ठीक है। और रेजिस्टिव फोर्स है वो कितनी, रेजिस्टिव फोर्स है वो F है, स्मॉल f। ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा कि F फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स डिवाइडेड बाय मास बराबर होगा एक्सीलरेशन। ठीक है, ये हो गया। इसी कार को जब आप 2F से जो है वो मूव करते हो तो 2F माइनस स्मॉल f बराबर होगा किसके, डिवाइड बाय मास बराबर होगा 3a के। तो 2F माइनस f बराबर हो जाएगा किसके भाई, 2F माइनस f अपॉन m। 2F माइनस f अपॉन m इज इक्वल टू 3 की जगह हम इसकी a की वैल्यू पुट करेंगे, f माइनस स्मॉल f डिवाइड बाय मास, m से m कैंसिल। तो 2F, लेकिन हमें तो आंसर ma की फॉर्म में चाहिए ना यार, हमें तो आंसर ma की फॉर्म में चाहिए ना। तो हम एक काम करते हैं, f को सब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पर। 2F बराबर होगा 3ma प्लस f के, और कैपिटल F बराबर होगा 3ma प्लस f डिवाइड बाई 2 के। इस वैल्यू को यहाँ पुट करें तो 3ma अपॉन 2 माइनस f अपॉन m इज इक्वल टू a। 3ma अपॉन 2 माइनस f इज इक्वल टू ma, और 3/2ma माइनस ma इज इक्वल टू f। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2ma। अबे यार मैं क्या गलती कर रहा हूँ। नींद आ रही है शायद मुझे। अच्छा देखें सवाल क्या है। सवाल यह है कि एक कार है, उसका मास m है। ठीक है, ये आ गई हुई कार, कार का मास m है। ठीक है, पर्सन नीड्स टू पुश द कार विद फोर्स f। एक बंदा जो है इस कार पर फोर्स लगा रहा है कैपिटल F। ठीक है, फॉरवर्ड फोर्स हो गई। इन ऑर्डर टू गिव द कार एक्सलेशन ए, जिसकी वजह से कार मूव कर रही है विद एक्सलेशन ए के साथ। ठीक। फिर ये कह रहे हैं द पर्सन नीड्स टू पुश द कार विद अ फोर्स 2F। और फिर आप इस पर, इसी कार पे जब डबल फोर्स लगाते हैं 2F, तो कार कितने एक्सलेशन से मूव करती है, 3a एक्सलेशन से मूव करती है। तो कह रहा है कि विच एक्सप्रेशन गिव्स द कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स ऑपोजिंग द कार, ऑपोजिंग द मोशन ऑफ द कार। तो कह रहे हैं यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑपोजिंग फोर्स लग रही है, पहले केस में भी और दूसरे केस में भी। वो ऑपोजिंग फोर्स कितनी है, उस ऑपोजिंग फोर्स को हम स्मॉल एफ अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने जो फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स वाला चक्कर पढ़ा है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगी एम ए, रिजल्टेंट फोर्स एम ए होगी, किसके बराबर होगी, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स के बराबर होगी। और यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स होगी वो क्या होगी, 3ma होगी। 3ma बराबर होगा 2F माइनस स्मॉल f के बराबर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से कैपिटल F को सब्जेक्ट बनाएं तो कैपिटल F बराबर होगा किसके, ma प्लस f के बराबर। और तो अगर हम, ठीक है, तो f बराबर होगा ma प्लस स्मॉल f के बराबर होगा। इसको हम दूसरी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो 3ma बराबर होगा 2 इंटू ma प्लस स्मॉल f माइनस f। ठीक है, तो हो जाएगा 3ma इज इक्वल टू 2ma प्लस 2f माइनस f।
तो 2ma को लेफ्ट साइड पे लिया तो ये हो जाएगा 3ma माइनस 2ma और ये हो जाएगा 2f माइनस f। ये बचेगा ma और ये बचेगा f। कैपेसिटी फोर्स ma के बराबर आ जाएगी, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। हाँ भी समझ में आई कुछ बात, या फिर एक्सप्लेन करूँ उसको दोबारा? हाँ भाई सर। आ गई समझ में बात? चलो, बात और ऐसे होता है, सवाल ऐसे अटक जाता है, होता है इतना आसान सवाल है लेकिन नींद में होता है ना आदमी तो ऐसा होता है कभी कभी। और बोलो 8 सर 9 10 7 बता 11 देगा। 12 वगैरह वगैरह। 7 बता दूं? 7 में कह रहा है कि एक मास है, उसको आपने एक फ्रिक्शनलेस स्लोप पे रखा है जो कि 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, मास को छोड़ दिया, तो मास का एक्सेलरेशन जो बताएं क्या होगा। लेकिन बात यह है कि अगर आपने 30 डिग्री का स्लोप है, ठीक है, ये 30 डिग्री का स्लोप है और उस पर आपने एक मास रखा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। अब इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। वेट का एक कंपोनेंट ये बनेगा W cos थीटा बनता है कंपोनेंट, और ये नॉर्मल रिएक्शन के से इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। ये वाला जो कंपोनेंट बनता है वेट का वो कितना बनता है, वो W sin थीटा बनता है, वो W sin थीटा बनता है। बैकवर्ड फोर्स कोई है नहीं इसमें, क्योंकि ये क्या कह रहा है, फ्रिक्शन लेस स्लोप है। तो यहाँ पर जो है आपकी जो एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स डिवाइड बाय मास। यहाँ पर फॉरवर्ड फोर्स आपकी है W sin थीटा, W sin थीटा कितना है 30 डिग्री, W sin थीटा यानी कि W sin 30 डिग्री माइनस बैकवर्ड फोर्स कोई है नहीं, फ्रिक्शन लेस है ना, फ्रिक्शन जीरो है, डिवाइड बाय मास कर दिया इसको। अब W sin थीटा का मतलब क्या, W sin थीटा का मतलब है mg sin 30 डिग्री डिवाइड बाय मास, मास से मास कैंसिल हो गया तो होगा g sin 30, g 9.8 और sin 30 होता है 0.5, एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4.9 का ऑप्शन दिया हुआ है भाई, ये आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आ गई बात? आ गई। बात समझ में? ऑलराइट। और बोलें क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, क्या वो सारे क्वेश्चन हो गए क्या तुम लोगों से? चलो हम प्रैक्टिस टेस्ट 9 पर आ जाएं। 1 हाँ भाई 1 2 3 4 5 6 सर क्वेश्चन 5। क्वेश्चन। Question number 5 में कह रहा था graph shows the variation of a quantity y with quantity x for a body that is falling in air with constant velocity in a uniform gravitational field. Which quantity could x and y represent? देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि एक्सेलरेशन तो आपका जीरो होगा, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये होगा कि एक्सेलरेशन तो आपका जीरो होगा, तो y एक्सिस पर एक्सेलरेशन तो नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तो होनी, क्योंकि y एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी वो बढ़ रही है। अच्छा ये ध्यान में रखें कि ग्राफ ये शो कर रहा है कि x और y दोनों क्वांटिटीज बढ़ रही हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा होता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ये रेजिस्टेंस
कांस्टेंट हो चुकी होती है और एक्सेलरेशन 0 हो चुका होता है। अच्छा, जब वो नीचे गिर रहा होता है तो वो हाइट लूज कर रहा होता है, वो हाइट लूज कर रहा होता है और काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा होता है। ठीक है, तो ये भी आंसर हो सकता है। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सही है, पोटेंशियल एनर्जी भी वो लूज कर रहा होता है। और वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा नहीं, कांस्टेंट होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो कांस्टेंट स्पीड से गिर रहा है वो। और टाइम जो है, टाइम और वेलोसिटी, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो बढ़ ही नहीं रही है। ठीक है, तो आपके बी और सी में से कोई आंसर होना चाहिए। पहले मैंने उनको रूल आउट कर दिया, पहले मैंने उनको रूल आउट कर दिया जो कि आंसर पॉसिबल ही नहीं है। देखें, जब आप कांस्टेंट स्पीड से ऊपर से नीचे गिर रहे हैं तो एयर रेजिस्टेंस आपकी बढ़ नहीं सकती और एक्सेलरेशन आपका बढ़ नहीं सकता। जब ऊपर से आप नीचे गिर रहे होंगे तो टाइम तो बेशक बढ़ रहा होगा, टाइम तो बढ़ सकता है, लेकिन वेलोसिटी तो आपकी कांस्टेंट है ना, तो ना तो आंसर डी हो सकता है, ना आपका आंसर ए हो सकता है। अब आ जाए बी और सी। अब सुने जरा गौर से बात। लॉस ऑफ हाइट और गेनिंग काइनेटिक एनर्जी। देखें, आप जितनी हाइट गेन करेंगे आप उतनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो, जितनी हाइट लूज करेंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि आप जब हाइट लूज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम यू स्क्वायर। इसमें वी पे स्क्वायर आ रहा है, इसमें वी पे स्क्वायर आ रहा है। तो लिहाजा आप जो काइनेटिक एनर्जी, आप जो हाइट लूज करेंगे जिस रेशो से, उसी रेशो से जो है आप काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, ये बोल रहा है। आप काइनेटिक एनर्जी जो आप गेन करेंगे, जरा इस चीज को समझ लें। आप काइनेटिक एनर्जी जो गेन करेंगे वो किसके बराबर होगी? वो बराबर, बेसिकली वर्क एनर्जी एंड पावर का सवाल है यार ये। तुम लोगों ने ओलिविस में चैप्टर पढ़ा था वर्क एनर्जी पावर का? ऐसा ना हो मैं कहानियां बोलता रहा हूँ, तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। वर्क एनर्जी वगैरह याद है जो पढ़ा था ओलिविस में, वर्क एनर्जी पावर वगैरह, वर्क डन वगैरह? नहीं सर। अगर वो चीजें याद हैं तो मैं एक्सप्लेन करूँ, अगर वो चीजें सही से नहीं याद हैं तो छोड़ दो, फिर वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर करेंगे, अगला चैप्टर है चैप्टर 6, तो उसके बाद देख लेंगे। ओके सर। मेरे ख्याल से वर्क एनर्जी पावर कर लो, उसके बाद देख लेंगे उसके बाद। वरना ये सब बिला इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाऊंगा 5 मिनट तक, फायदा कोई नहीं होगा। तुम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ा ही नहीं है। ये अगर पढ़ा है तो याद नहीं है तो फिर बेकार है। चैप्टर 6 पढ़ के खुद ही कर लेना, सवाल क्या है। ठीक है, चैप्टर 6 पढ़ेंगे ना, वर्क एनर्जी एंड पावर, पढ़ के खुद ही कर लेना, छोड़ दो सवाल को। और बताओ आगे। 6, 7, 8, सर 9, 7। 10, 11। 7 बताओ। 7, 7 क्या पूरा बताऊं? इसमें कोई पार्ट फंसा हुआ है इसके अंदर? सर बी। कह रहा बॉल है, उसको आपने वर्टिकली ऊपर की तरफ थ्रो किया और सीलिंग से टकराई बॉल, टकरा कर रिबाउंड कर गई। ठीक है, अच्छा, बॉल को थ्रो किया था 9.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और 0.37 सेकंड में वो सीलिंग तक पहुंची। फिर बॉल जो है वो कांटेक्ट में रही सीलिंग से 0.085 सेकंड तक और फिर 3.8 की स्पीड से नीचे आई। मास ऑफ द बॉल 0.5 से 0.056 किलोग्राम है, एयर से नेग्लिजिबल है। तो कह रहे हैं शो दैट द बॉल रीचेज द सीलिंग विद द स्पीड ऑफ 6। देखें, जब बॉल ऊपर जा रही होगी तो उसकी इनिशियल स्पीड 9.6 है, एक्सेलरेशन उसका -9.8 लेते हैं ऊपर जाते वक्त, और टाइम तो लग रहा है ऊपर पहुंचने में 0.37 सेकंड। तो अभी देखें इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी। फाइनल स्पीड बराबर होती है u प्लस AT के। इनिशियल स्पीड उसकी 9.8 है, एक्सेलरेशन -9.8 है और टाइम है 0.37। तो क्या इसका आंसर 6.0 आ रहा है? देखें, क्या इसका आंसर 6.0 आ रहा है? इसका आंसर जल्दी बताओ, आंसर 6.0 आ रहा है इसका? ठीक है, 6.0 आ गया आंसर।
तो कह रहे कैलकुलेट द हाइट ऑफ द सीलिंग अबव द पॉइंट फ्रॉम विच द बॉल वाज थ्रोन। तो ये हाइट मालूम करो, ये हाइट भी मालूम हो जाएगी। S इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस v डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो u आपकी 9.6 थी, v आपकी 6.0 है, डिवाइड बाय 2 करेंगे और टाइम लगा है 0.37 सेकंड। इसका देखो आंसर क्या आ रहा है, 9.6 प्लस 6.0 डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 0.37। 2.86 2.86 मीटर। तो हाइट हो जाएगी भाई 2.86 मीटर। ठीक है, चलिए हाइट 2.86 मीटर हो गई। कह रहे कैलकुलेट द इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल फॉर इट्स मूवमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द सीट। आई मीन इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी जो होता है बराबर होता है किसके, mgh के। मास ऑफ बॉल है 0.056 किलोग्राम, जी की वैल्यू 9.8 होती है और हाइट इसने गेन की है 2.86। ऐसा ही है, मास ऑफ बॉल 0.056 है, बिल्कुल सही बात है। जी की वैल्यू 9.8 है और हाइट गेन की इसने 2.86। मल्टीप्लाई करके देखें क्या आंसर आ रहा है। सर 1.58 1.58 या 1.56 क्या आ रहा है, 1.58 सर 1.58। ठीक है, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गई 1.58 जूल्स। कह रहा है डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल व्हाइल इट इज इन कांटेक्ट विद द सीलिंग। डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया, देखिए डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा, हाफ m v1 स्क्वायर माइनस हाफ m v2 स्क्वायर। यानी कि इनिशियल इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी और टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई। ये डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, हाफ m कॉमन लें जो होगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अब बॉल का मास कितना है 0.056, टकराने के बाद फाइनल स्पीड क्या हुई थी बॉल की, टकराने के बाद बॉल की स्पीड 3.8 हो गई थी और टकराते वक्त कितनी थी, टकराते वक्त 6 थी। 6 और 3.8, 6 का स्क्वायर माइनस 3.8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। इसका आंसर निकाल के बताओ जरा कितना आ रहा है मुझे। सर 0.60 इसका आंसर दिए होंगे ना पीछे इसके, 0.60। ठीक है सही। इसका आंसर आ गया 0.0 क्या था, 60, 0.60। Illustrate how Newton's third law applies to the collision between ball and the ceiling। थर्ड लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, भाई जब बॉल सीलिंग से टकराएगी तो बॉल जो सीलिंग पे फोर्स लगाएगी, सीलिंग उसके बराबर और ऑपोजिट फोर्स जो है बॉल के ऊपर लगाएगी। बस ये लिखना है। बाकी तो आगे तो मेरे ख्याल तो मसला नहीं होना चाहिए। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द कोलिजन। चेंज इन मोमेंटम निकालने में चेंज इन मोमेंटम माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मास ऑफ बॉल है 0.056। अगर आप अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हो, अगर आप अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हो तो जो फाइनल स्पीड आपकी माइनस में होगी, माइनस कितनी थी 3.8 माइनस इनिशियल स्पीड 6.0, जब चेंज मोमेंटम आ जाएगा नेगेटिव में। नेगेटिव आने का मतलब ये होगा जब अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हो। Determine the magnitude of average force exerted by the ceiling on the ball during the collision। जो बॉल पे फोर्स लगेगी वो फोर्स निकाल लें आप, तो वो फोर्स आएगी आपकी अपना 0.056 इंटू, इसका आंसर कितना आया था, -3.8 -9.8 होगा, डिवाइड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना फोर्स, टाइम था 0.085 था शायद, टाइम ऑफ कांटेक्ट 0.085। हाँ ये टाइम ऑफ कांटेक्ट।
0.085 डिवाइड करेंगे इससे 0.085 से तो ये फोर्स आ जाएगी। तो ये रूटीन सवाल जैसे हम करते हैं मोमेंटम वाला सवाल। 8 में बताएं अगर कोई मसला है, 9 में बताएं अगर कोई मसला है, 10 में बताएं। नहीं, 80 सवाल है, 9 तो है ही नहीं इसमें। ऑलरेडी प्रैक्टिस टेस्ट 10 में बताएं कोई प्रॉब्लम है तो। Sir, question 2. क्वेश्चन 2 इसमें कह रहा है कि a mass of a ball of mass 0.20 kilogram traveling in x direction at a speed of 0.50 meter per second collides with a ball of mass 0.30 kilogram traveling in the y direction at a speed of 0.40 meter per second. The two balls sticks together after the collision traveling at an angle theta to the x direction. So what is the value of it? लेकिन बात यह है कि हमने ये पढ़ा है कि जो टोटल मोमेंटम होता है वो बिफोर कोलिजन बराबर होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब ये ध्यान में रखें कि जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन होता है और आफ्टर कोलिजन होता है वो एक डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे दो डायरेक्शंस हैं। तो आप ये देखें कि बिफोर कोलिजन ये जो मोमेंटम है ये सारे का सारा एक्स पर है और ये मोमेंटम कितना है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.2 यानी कि 0.1। ये मोमेंटम कितना हो गया 0.1। ये मोमेंटम कितना होगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.3 हो जाएगा 0.12 हो जाएगा शायद बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन दे बोथ स्टिक टुगेदर, तो इनका मास कंबाइन कर लें 0.2 और 0.3, 0.5 इनका मास हो जाएगा दोनों का, 0.5 इनका मिलाकर मास हो जाएगा। उनकी वेलोसिटी v होगी जो कि हमें नहीं पता। वेलोसिटी दी हुई है? नहीं दी हुई नहीं. वेलोसिटी। ठीक है, ये सूरत हाल हो गई। अब ये समझ लें 3 वेक्टर हो गए आपके पास। एक वेक्टर 0.1 हो गया, एक वेक्टर ये हो गया आपके पास 0.12 और एक वेक्टर आपके पास ये हो गया 0.5v। अब हमारा रूल ये है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम बराबर होता है। जब दो डायमेंशन में आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक्स डायरेक्शन में अलग सॉल्व करते हैं, वाई डायरेक्शन में अलग सॉल्व करते हैं। एक्स डायरेक्शन में अगर आप देखें तो बिफोर कोलिजन कितने मोमेंटम था? एक्स डायरेक्शन में बिफोर कोलिजन एक ही मोमेंटम था 0.1 बस। आफ्टर कोलिजन जो होगा वो इस वाले मोमेंटम का एक्स कॉम्पोनेंट होगा और वो कितना होगा 0.5v cos थीटा और इस वाले का वाई कॉम्पोनेंट कितना होगा 0.5v sin थीटा। तो आपका जो 0.1 था बिफोर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस वो बराबर होगा आफ्टर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस 0.5v cos थीटा के बराबर होगा। ऐसे अगर आप y डायरेक्शन में देखें तो y डायरेक्शन में बिफोर कोलिजन जो आपका मोमेंटम था वो कितना था 0.12 था और आफ्टर कोलिजन जो y डायरेक्शन में आपका मोमेंटम है वो है 0.5v sin थीटा। डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड कर दें आप 0.1 से is equals to 0.5v cos थीटा से। 0.5 कैंसिल, v कैंसिल, ये हो जाएगा 1.2 और ये हो जाएगा tan थीटा। थीटा आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1.2। जरा देखो इसका आंसर क्या आ रहा है। tan इनवर्स 1.2 का आंसर देखो कितना आ रहा है। हाँ भाई, tan इनवर्स 1.2 का आंसर बताओ क्या आ रहा है जल्दी से शाबाश। कितना? 50.19. 50.19 यानी कि 50 आंसर हो गया। पीछे देखो आंसर 50 है इसका। देखो आंसर सी है इसका, पीछे देखो। जी सर. चलो एक मसला हल हो गया। और बोलो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वगैरह वगैरह। 3 और 5. 3 और 5
सर जी बेटा, सर आपने पीडीएफ नहीं भेजी, वो रिवीजन क्लास वाली, रिकॉर्डिंग भी नहीं। भेज तो दी थी मैंने। नहीं ना। अच्छा, तुम लोगों के सेक्शन में भेजी होगी, बात तुम लोग जी। इग्नोर हो जाओगे, हो गए होंगे। बाकी सबको तो भेज दी मैंने। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग को भी भेज देता हूँ, क्लास के बाद भेज देता हूँ। हाँ भाई, इसके बाद कौन से क्वेश्चन की बात हो रही है? सर कौन 3 सा और क्वेश्चन 5 बोला? 3? जी 3 बताऊं? ऑलराइट, 3 देखो भाई। 3 में कह रहा है lead pellet is shot vertically upwards into a clay block that is stationary at the moment of impact but is able to rise freely after impact. The pellet hits the block with an initial velocity of 200 meter per second. It embeds itself in the block and does not emerge. How high above its initial position will the block rise? Mass of pellet is 5 gram and mass of clay block is 95 gram. एक लैट की वो है, क्या कहते हैं, होती है। एक जो है वो अपना लेड की पैलेट जो है 5 ग्राम की टकराती है स्टेशनरी क्ले ब्लॉक से जो कि 95 ग्राम का है, 200 की स्पीड से टकराती है। उससे क्या होता है, ब्लॉक कहाँ थोड़ा बहुत गए? कहाँ जाएंगे? ब्लॉक जो है थोड़ा सा ऊपर राइज करता है। तो कह रहे बताएं ब्लॉक कितना राइज करेगा। देखिए, इस पर अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं, अगर ये हमारा मास m1 है मिसाल के तौर पर, या हमारा मास m2 है, तो हमारा जो u1 होगा वो होगा 200 मीटर पर सेकेंड और हमारा u2 जो होगा वो होगा 0। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन दोनों की मिलाकर वेलोसिटी जो है वो v हो जाएगी। जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ मूव करते हैं आफ्टर कोलिजन तो हम फॉर्मूला लगाते हैं m1u1 प्लस m2u2 को बराबर लेते हैं m1 प्लस m2 इंटू v के बराबर लेते हैं ना, ऐसे होता है ना भाई। तो m1 आपका है 5 ग्राम, स्पीड आपकी है 200, m2 आपका है कितना 95 ग्राम और u2 कितनी है 0। अब m1 प्लस m2 दोनों मिलाकर कितना बन रहा है 95 प्लस 5 100 ग्राम। और फाइनल स्पीड आपको पता नहीं है, फाइनल स्पीड आपको पता नहीं है भाई। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 5 इंटू 200 इज इक्वल टू 100 v, 100 टू जा तो v बराबर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यानी जब बॉल जब ये लेड की पैलेट इसके अंदर इम्पैक्ट कर जाएगी तो दोनों ऊपर उठेंगे कितनी स्पीड से, 10 की स्पीड से ऊपर उठेंगे। अब अगर ये चीज 10 की स्पीड से ऊपर उठती है तो वो कितना ऊपर जा सकती है, देखें ऊपर जाके फाइनल स्पीड तो 0 हो जानी है ना इसकी, ये इसकी इनिशियल स्पीड है। तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाएं 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ऊपर जाते होगा आपका एक्सेलरेशन होगा -9.8, हाइट आपको मालूम करनी है, फाइनल स्पीड 0 होगी, इनिशियल स्पीड आपकी 10 का स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा -19.6 s इज इक्वल टू -100, माइनस से माइनस कैंसिल तो s इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 19.6, 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 5.1 होगा मेरे पास। चेक करो जरा 5.1 आ रहा है। बना रहा है 5.1 ही आ रहा है। जी सर। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा फिर। अब इसके अलावा बोलें क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7। सर क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5, जी दो बॉल हैं एक्स और वाई, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है स्पीड 5 और 15 से, ठीक है। अब जो है
दोनों जो है परफेक्टली इलास्टिकली टकराती हैं और ये मूव करती है 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो एक्स की स्पीड क्या होगी? देखें, बात सुने। ये तो हो गई u1, ये हो गई u2, यानी u1 है 5, u2 है -15। -15 ओनली भाई ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन होता है और फिर y राइट साइड पे मूव करता है विद स्पीड 7, मान के v2 कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। तो कह रहे व्हाट इज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ x, यानी कि आपको v1 मालूम करना है आफ्टर कोलिजन, x की स्पीड क्या होगी। अब देखिए इलास्टिक कोलिजन में u1 प्लस v1 बराबर होता है किसके? u2 प्लस v2। इलास्टिक कोलिजन की condition 5 प्लस v1 बराबर होगा किसके? -15 प्लस 7 के। तो 5 प्लस v1 बराबर होगा किसके? -8 के, और v1 बराबर होगा -13, यानी कि इसकी स्पीड 13 हो जाएगी और माइनस का मतलब है लेफ्ट पर हो, तो स्पीड 13 होगी और लेफ्ट पर हो, यानी कि बी आंसर। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, सिर्फ आपको बस u1 प्लस v1 और u2 प्लस v2 वाला फॉर्मूला लगा, ठीक है भाई। तो बस आज के लिए इतना काफी है। अब इसके अलावा मजीद अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। कल से तो ऑफिशियली कॉलेज वाले आपको प्रिपरेशन लीव दे रहे हैं, लेकिन कि मैं बहरहाल जो है वो आपके लिए और भी क्लासेस रखूंगा। और देखें कल जो है ना, कल रात में मोस्ट प्रोबेबली कल रात के टाइम पर जो है मैं जो चैप्टर 2 का रिवीजन चल रहा है ना, उसकी एक और क्लास रखूंगा। इसमें अनसर्टेनिटी और एक्यूरेसी वाला टॉपिक अभी हमें करना है ना। लास्ट टाइम तो हमने इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक किया था, तो वो क्लास भी रखूंगा इंशाल्लाह कल रात में रखूंगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो वो टाइम मैं ग्रुप पे आपको अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा भी अगर आपको किसी प्रैक्टिस एक्सरसाइज में, किसी असाइनमेंट में, किसी वर्कशीट का क्वेश्चन है तो आप मुझे वो व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह ताला उसको भी मैं सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। ग्रुप पे करें क्वेश्चन तो ज़्यादा अच्छा है। ग्रुप पे क्वेश्चन करने का फायदा ये होगा कि मेरे जवाब देने से पहले कोई ना कोई इसका जवाब दे देगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर ग्रुप पे कोई भी इसका जवाब नहीं देता है या सही जवाब नहीं देता है तो फिर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। तो आपकी जो भी क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चन आपको की समझ में नहीं आ रहा हो, क्लास का जो हमारा अपना ग्रुप है ना, जो हमने बनाया हुआ है, उस ग्रुप पे डालें। ऑफिशियल ग्रुप पे इसलिए नहीं डालें क्योंकि ऑफिशियल ग्रुप में और भी बहुत सारे मैसेजेस होते हैं ना, सब मिक्स हो जाता है। तो हमने जो ग्रुप बनाया है वो सिर्फ इसलिए नहीं बनाया है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बनाया है। तो जिस ग्रुप पे मैं आपको नोट्स डालता हूँ या जिस ग्रुप पे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना, उसी ग्रुप पे वो क्वेश्चन डाल दें, तो मोस्ट प्रोबेबली आप में से कोई ना कोई इसका आंसर दे देगा। और अगर कोई भी नहीं देता आंसर या कोई सही आंसर नहीं देता तो फिर मैं इंशाल्लाह उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। बाकी चैप्टर 2 की रिवीजन क्लास इंशाल्लाह मैं कल रखूंगा। उसका टाइम वही कोई 8 बजे का 9 बजे का टाइम होगा, जो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा ग्रुप। सही, थैंक यू।